Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do chapter 2, sector of the Indian economy. In this chapter, different sectors are there, like primary sector, secondary sector, tertiary sector. Sector of India economic activities. Let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activity. Some of these are activity producing goods, some other are producing services. These activity are happening around us every minute, even as we speak. How do we understand these activities? One way of doing this is to group them, classify them using some important criteria. These groups are also called sectors. यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट फीचर्स आपको दिखेगी। यहाँ देखेंगे ये कुरियर मैन है जो कुरियर सर्विसेज दे रहा है। यहाँ देखेंगे ईंटें बनाई जा रही हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कुछ सेल कर रहा है ये पर्सन। नेक्स्ट नीचे देख सकते हैं आप यहाँ कपड़े सेल किए जा रहे हैं। यहाँ कपास चुनी जा रही है। तो डिफरेंट एक्टिविटी जिसमें पर्सन बिजी रहता है, हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है पर्सन के द्वारा की जाती है। इन एक्टिविटीज़ को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। यहाँ देखेंगे आप देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके आप जो एक्टिविटी करते हैं वो क्या हमारी है, प्राइमरी एक्टिविटी कही जाती है। Take from the example of cultivation of cotton. It take place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climates. इसमें क्या है, नेचुरल फैक्टर्स का मेन रोल होता है। रेनफॉल होगी, सनशाइन होगी, क्लाइमेट रहेगा, तभी क्या है ये प्रोडक्शन किया जा सकेगा। लेकिन पूरा भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो हमारा डिपेंड रहता है पर्सन पर भी। अगर पर्सन सीड्स ही नहीं देगा तो कैसे प्रोडक्शन हो पाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली इन केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डायरी, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल and availability of the fooders. The product here, milk also is natural product.
सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल। जो भी हमारे खनिज हैं या हम कह सकते हैं कि कोयल है, तो ये सारे जो है वो भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स। Why primary? This is because it forms the base for all other products that we subsequently make. Since most of the natural product we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sectors. तो यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से पॉइंट दिखा रहा है आपको। अलग अलग टाइप की क्रॉप्स दिखाई हैं, एनिमल्स से दिखाया है, ऑयल दिखाया है और हमारे ट्री है यहाँ। तो मतलब कि ये जो है हमारे नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पर। तो ये हमारे प्राइमरी सेक्टर से हुए। अब जब प्राइमरी सेक्टर आप समझ ही गए हैं, चाहे मुर्गी पालन है, पशुपालन है, कोई भी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से हो रहा है या फिर फॉरेस्ट से हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहा जाएगा, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट। अब बात आती है सेकेंडरी सेक्टर की। आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है। जो प्राइमरी सेक्टर की थिंग्स हैं या रिसोर्सेज हैं, उनको किसी फैक्ट्री में हम यूज़ कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम कहते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर के रिसोर्सेज आ जाते हैं। जैसे कि शूज़ बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, हम गन्ने का यूज़ करके चीनी बनाई जा रही है, या वुड का यूज़ करके टेबल चेयर बनाई जा रही है, गाड़ी बनाई जा रही है, कुछ भी हम कह सकते हैं कि जो भी फैक्ट्री में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम जो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे देख सकते हैं द सेकेंडरी सेक्टर cover activity in which natural products are changed into other form through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after primary. प्राइमरी के बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा जहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करेंगे। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर। ये प्रोडक्ट जो है वो नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए गए, बट हैज़ टू मेड एंड देयर फॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ एसेंशियल। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, ए वर्कशॉप और एट होम। हम घर पे भी बना सकते हैं और कहीं फैक्ट्री में, वर्कशॉप पर भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ। कॉटन का यूज़ करके हम यार्न स्पिन करते हैं और उससे क्या होगा, क्लॉथ जो है वो वीव कर सकते हैं। यूजिंग शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक और एंड यूज़ ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग। हम मिट्टी का यूज़ करके ईंटें बना सकते हैं और ईंटों का यूज़ करके हम बिल्डिंग और हाउस बना सकते हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट कम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसको हम सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो इंडस्ट्री से बाहर आ रही हैं, तो इसलिए हम इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर आर इज़ ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद तीसरी कैटेगरी भी आती है जिसका नाम है टर्टायरी सेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर। ये डिफरेंट है दोनों से। यहाँ पर दीज आर एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये दोनों की ही, प्राइमरी सेक्टर्स की भी और सेकेंडरी सेक्टर्स की भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, देखो आपने प्रोडक्शन किया, नेचुरल रिसोर्स से आपको वीट मिल गया, वीट मिला, उस वीट को कहीं स्टोर करने के लिए आपको वेयर हाउस की नीड होगी ताकि वीट जो है वो पूरा साल यूज़ होगा। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वीट को प्रोड्यूस स्टोर करने के लिए हमको किसकी नीड है, वेयर हाउस की नीड है। जो वेयर हाउस है वो क्या करेगा, हमारा टर्टायरी सेक्टर का पार्ट है। सेम अगर हमें कोई मैसेज कन्वे करना है, इंटरनेट की फैसिलिटी है या कोई भी फ़ोन टेलीफोन कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटी जो है वो किसके द्वारा दी जा रही हैं, सर्विस सेक्टर के द्वारा दी जा रही है, टर्टायरी सेक्टर के द्वारा दी जा रही हैं। उसके बाद अगर बात करें हम
आपको मनी की नीड है, जैसे आपको कोई कंपनी या इंडस्ट्री खोलने के लिए या फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा लेना है, तो आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं बैंक से। बैंक से लोन लेने के लिए आपको क्या है, फाइनेंस की नीड है, तो फाइनेंस कौन देगा, बैंक देगा। तो बैंक जो है वो फाइनेंस की सर्विस दे रहा है, इट मीन्स दैट इट इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ टेरिटरी सेक्टर। सेम आपको रिस्क है, आपका बिजनेस में लॉस होते हैं, तो लॉस होने को कवर करने के लिए इंश्योरेंस भी क्या है, एक सर्विस का पार्ट है। इसी तरह से डॉक्टर, लॉयर, टीचर जो भी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज का ही पार्ट है, तो वो हमारे सब टेरिटरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं। These are the activities that help in the development of the primary and secondary sectors. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid of a और a support for the production process. ये अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये किसी की हेल्प करते हैं ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। Goods that are produced in a primary or secondary sector would need to be transported by truck or trains, then sold in wholesale and retail shop. वो कहते हैं गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होती है, मान लीजिए जहाँ इसका रॉ मटेरियल होगा वहीं प्रोड्यूस होगी, लेकिन इसको सेल कहाँ किया जाएगा, पूरी कंट्री में, आउट ऑफ द कंट्री भी किया जाता है, तो वहाँ पर हमें ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन इनकी शिप की नीड होती है, तो वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट भी एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एट टाइम इट वे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउंस, गोडाउंस में यूज़ करने के लिए सेम मैंने पहले ही बताया कि गोडाउन का यूज़ करने के लिए वेयर हाउस की नीड होगी, वो भी वेयर हाउस की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम इसी तरह से वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर आवर टेलीफोन, सेंड लेटर, बोरो मनी फ्रॉम बैंक, प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, communication, banking, trade are some example of tertiary activity. Since these activities generate service rather than goods of tertiary sector is also called the service sector. तो ये सारी सर्विस सेक्टर भी कही जाती हैं। सर्विस सेक्टर also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, those who provide personal service such as a washerman, barber, cobbler, tailor, lawyer, people to do administrative and accounting works. In recent times, certain new service based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call center, software companies, etc. become important. तो डिफरेंट एक्टिविटी आपको गिवन है। इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो कि आप कुछ भी अर्न करने के लिए कर रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि आप जिनका मेन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मेन मोटिव जो है वो अर्निंग नहीं है, सर्विस का मोटिव है। तो यहाँ पर हम धर्म के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मा की संतुष्टि के लिए जो हम काम करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक में कर सकते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स आ गए। प्राइमरी सेक्टर का प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्टायरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में आपने क्या करा, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, एनिमल और जो भी मिनरल्स और वो चीज़ें हैं। इसी तरह से आपके जो सेकेंडरी एजुकेशन से रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं, जैसे कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कोई भी फैक्ट्री में या इंडस्ट्रीज़ में, तो वो हम सेकेंडरी एक्टिविटी में लेते हैं। थर्ड का हमने टर्टायरी लिया, सर्विस सेक्टर लिया। सर्विस सेक्टर में हमने कहा कि जो भी सर्विसेज देने वाली हैं, जैसे कि वो दूसरी प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने के लिए उनकी हेल्प करने के पर्पज से बनाई गई है। इसको एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं, एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। ये मतलब ट्रेड को करने में हेल्पिंग एक्टिविटी वाली रहेंगी। तो इसीलिए जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टें है, अदर्स भी हो सकती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, तो ये भी क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। लेट अस लुक एट द सम एग्जाम्पल्स। तो ये तीनों एक्टिविटी जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड है। बिना एक के एक्टिविटी के दूसरे को करना जो है मुश्किल हो जाता है। इमेजिन करो, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको गिवन है। इमेजिन करेंगे व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर रिफ्यूज टू सेल
sugar cane to a particular sugar mill, the mill will have to shut down. फार्मर क्या कर रहा है, शुगर केन उसको देने से मना कर रहा है मिल को, फैक्ट्रीज को, तो वो गुड़ नहीं बना पाएगी, शुगर नहीं बना पाएगी, तो क्या होएगा, वो बंद हो जाएगी। यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं कि ये एग्जांपल जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो डिपेंड है किस पर, प्राइमरी पर। नेचुरल रिसोर्स कौन देगा, फार्मर देगा। अब फार्मर ने मना कर दिया देने से, तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। तो इसी तरह से सेकंड हम पार्ट कहते हैं। अब आपको इसका आंसर देना होगा, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनी डिसाइड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल एंड द फार्मर मे हैव इवन गो बैंकरप्ट। If they cannot quickly switch to other crops, cotton price will fall। वो ये कहता है कि अगर कॉटन कल्टीवेशन एक फार्मर कर रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट में वो मना कर देती हैं कंपनीज़ कि हम इंडियन मार्केट से परचेज़ नहीं करते, हम बाहर की कॉटन लेके आएंगे, अदर कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। तो अगर वो हमारे देश की, इंडिया की कॉटन नहीं यूज़ करते हैं, तो हमारा क्या होगा, लॉस में चला जाएगा। तो या तो फार्मर जो है बैंकरप्ट हो जाएंगे, या फिर उसको कोई और क्रॉप को जो है उस पर स्विच कर जाना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, और अगर करता भी है तो कॉटन जो बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, उसकी जो प्राइस हैं वो बिल्कुल लो हो जाएंगे। तो इस पे कौन डिपेंड है, फार्मर डिपेंड है किस पर, सेकेंडरी सेक्टर पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। अगर इंडस्ट्री उसे मना कर देती है लेने से उसका प्रोडक्ट, तो वो क्या करेगा, वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाएगा, वो बैंकरप्ट हो जाएगा और वो उसके प्राइस जो हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर है, डिपेंड है किस पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, फार्मर बाय मैनी गुड्स सच एज फैक्टर, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड आर फर्टिलाइजर। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर और पंप सेट्स गो अप, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर विल राइज एंड देयर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस। वो कहता है कि फार्मर्स जो है उनको परचेज़ करना पड़ता है, ट्रैक्टर परचेज़ करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स परचेज़ करना पड़ता है। अगर वो महंगे हो जाते हैं, उनके रेट अप हो जाते हैं, तो क्या होगा, उनकी कॉस्ट जो है फार्मर्स की कल्टीवेशन की बढ़ जाएगी, जिससे उनके प्रॉफिट जो है रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है ये कौन है, इंडस्ट्री सेक्टर किस पर, प्राइमरी सेक्टर पर। सेम पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड। पीपल्स जो इंडस्ट्री में या सर्विस सेक्टर में इंक्लूड हैं, वो उनको नीड है फूड की। इमेजिन दैट वुड हैपन इफ देयर इज स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर एंड लॉरी रिफ्यूज टू टेक वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा फ्रॉम रूरल एरियाज। जो रूरल एरिया से शहरों में सामान आता है, वो अगर ट्रांसपोर्टर और लॉरीज वाले पर्सन जो हैं वो मना कर देते हैं, स्ट्राइक पर आ जाते हैं, तो फूड क्या होएगा, अर्बन एरिया में उसकी स्कैरसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब कमी होगी तो वो क्या होगा, और फार्मर्स भी अनेबल होंगे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में। तो दोनों ही देखेंगे, फार्मर्स भी और साथ ही साथ इंडस्ट्री सेक्टर भी, दोनों ही जो हैं डिपेंड हैं किस पर, सर्विस सेक्टर पर, टेरिटरी सेक्टर पर, जो कि सर्विस हमारा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर आ रहा है इस एग्जांपल में। तो इसी तरह से आप ये आप समझ ही गए होंगे कि तीनों सेक्टर क्या हैं। अब बात आती है कंपेयर करने की तीनों सेक्टर को। तो फर्स्ट हमारा जो है वो क्या है, द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीन सेक्टर हमारे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी में। थ्री सेक्टर हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। वो कहता है कि ये देखना होगा कि कितना प्रोडक्शन किसके द्वारा किया गया है और कितने पर्सन किस में जॉब कर रहे हैं या किस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। वही डिसाइड कर पाएगा कि कितना कौन सा अपना जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा है एक देश की जीडीपी को इंक्रीज करने में। इन आर इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डोमिनेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट while other sector are relatively small in size. How do we count the various goods and services? Know the total production in each sector. With so many thousands of goods and service produced,
you might think is a not impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars, computer and nails and furniture. It would not make sense. You are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that the value of goods and service should be used rather than adding up the actual numbers. For example, 10,000 kg of wheat is sold at 8 per kg. The value of wheat will be 80,000. The value of 5,000 coconut of rupees 10 per coconut will be rupees 50,000. Similarly, the value of goods and service in three sectors are like calculated then added up. There is one precaution one here has to take. Not every good that is produced and sold needs to be counted. जो भी आपकी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसको आप सीधा नहीं काउंट कर सकते हैं. सोल्ड की आगे नीड्स टू बी काउंटेड. जैसे कह रहे हैं कि इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस. जो फाइनल गुड्स होगी सर्विस होगी. अब देखिए कैसे. एक फार्मर ने सेल किया है वीट फ्लोर मिल ऑफ 8 पर केजी. द मिल ग्राइंड द वीट. फार्मर ने क्या किया, आटा मिल को 8 रुपये केजी के हिसाब से जो है वीट सेल कर दिया. मिल ग्राइंड ने क्या किया, वीट को ग्राइंड किया, पीसा और उसके बाद उसको बिस्कुट कंपनी को आटा जो है वो 10 रुपये पर बेच दिया. ऐड हो गए कितने रुपीज़, 2 रुपीज़. और बिस्कुट कंपनी ने क्या किया, उसमें शुगर ऐड किया, ऑयल ऐड किया और पैकेट बनाकर उसके जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर दिया. कितने रुपए में, 15 रुपीज़ पर पैकेट, मतलब 60 रुपीज़ में पर केजी. बिस्कुट आर द फाइनल गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर. कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच गई. अब देखो कितनी बार प्राइस ऐड हो रहा है. तो वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस आर काउंटेड इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर इन एग्जाम्पल द इंटरमीडिएट गुड्स. तो वो ये कहता है कि जो गुड्स फाइनल होंगी उन्हीं को ही इसमें ऐड करना है, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको ऐड नहीं करना है. फाइनल गुड कौन सी, जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है. अब आटा मिल ने भी परचेज़ किया, बिस्किट फैक्ट्री ने भी परचेज़ किए, तो लेकिन उसमें क्या है, प्राइस ऐड होता गया. लेकिन ऐड हुआ हम कब मानेंगे, जो लास्ट ऐड हुआ, जो कंज्यूमर पे करेगा. Why are only final goods and service counted in contrast to final goods such as wheat at the wheat flour in the example are intermediate good. Intermediate goods वो goods होती हैं जो कि दूसरी goods को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही हैं, जो कि फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ होंगी. जैसे कि पेपर को बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि गन्ने के छिलके का यूज़ होगा, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है. इसी तरह से गुड़ को बनाने के लिए या शुगर को बनाने के लिए गन्ने का यूज़ होगा, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है. अगर हम बात करें मिठाई को बनाने के लिए जब चीनी का यूज़ हो रहा है, तो अगर चीनी कंज्यूमर के द्वारा यूज़ की जा रही है तो वो क्या है, फाइनल गुड्स हो जाती है. लेकिन सेम टाइम पर अगर वो मिठाई को बनाने के लिए यूज़ हो रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कही जाती है. तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो किसी एक टाइम पर इंटरमीडिएट हैं और दूसरे टाइम पर वही गुड जो है दूसरे प्रोडक्ट के लिए वो इंटरमीडिएट का यूज़ कर सकते हैं. तो सिमिलरली आप इंटरमीडिएट गुड्स would have been included in the count the value of the flour and the wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same thing a number of times, first as wheat, then as flour, and finally as biscuit. The value of final goods and service produced The value of final goods and service produced in each sector during a particular year provide the total production of the sector for that year. And the sum of the production is 3 sector. तीनों सेक्टर की जो हमारी टोटल होगा इनकम, उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे. इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर. जीडीपी शो हाउ बिग द इकोनॉमी इज़. तो वहाँ से पता चलेगा कि कौन कितना रोल प्ले कर रहा है. In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry. तो ये काम कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है जीडीपी को मेज़र करने का. दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ
Various government departments to all the Indian state and union territories collect information relating to total volume of goods and service and their prices and their estimate of GDPs। तो GDP को का एस्टिमेट करने के लिए वो डिफरेंट स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरी की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हेल्प लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है वो मेज़र करती है। नेक्स्ट हम करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर इन नेक्स्ट क्लास। टुडे यू विल डू योर होमवर्क रेगुलरली बेसिस and send me in its pics on my WhatsApp number. Thank you and bye bye. Have a nice day.